धौलपुर के सरमथुरा से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार दो कारों की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में कार सवार 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया सरमथुरा अस्पताल। कर लौट रहे थे अपने घर। सरमथुरा उपखंड में बरौली गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तो 2 कारों में भिड़ंत हुई है धौलपुर के सरमथुरा में। यह सड़क हादसा, कार सवार सभी घायल। कैला देवी माता के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे और हादसे का शिकार हुए। तो तेज रफ्तार दोनों ही गाड़ियों की बताई जा रही है। कई बार तेज रफ्तार जो होती है वो हादसों को न्योता देती है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर चलने वाले वाहन चालक कई बार इस बात को समझते नहीं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। धौलपुर के सरमथुरा में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज जारी है। सिरोही के आबू रोड में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की आह्वान पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर हड़ताल की है। समझौता वार्ता विफल होने के बाद सभी सार्वजनिक और निजी और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए और एसबीआई शाखा के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूनियनों का आरोप है कि सरकार पिछले 2 वर्षों से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह से जुड़े प्रस्ताव को लंबित रखे हुए है। देश भर में करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होने का दावा कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं और आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर देवस्थान विभाग की तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज हनुमानगढ़ जंक्शन से तीर्थ यात्रा ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन को श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में हनुमानगढ़ जिले के 133 तीर्थयात्री शामिल थे, जो देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस अवसर पर प्रहलाद राय टाक ने तीर्थयात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें सरकार की तीर्थयात्रा योजना की जानकारी भी दी। गंगानगर और हनुमानगढ़ से 300 यात्री अभी रवाना हो रहे हैं और बीकानेर से भी रवाना होंगे और जोधपुर से कुल 970 यात्रियों को ये ट्रेन लेके जाएगी और द्वारका जी, नागेश्वर धाम और हमारे सोमनाथ इसकी यात्रा पर निकली है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की ये बहुत ही एक धर्मपरायण जनता को, राजस्थान की धर्मपरायण जनता को जो वृद्धजन है, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई है, जिसमें निःशुल्क रहना, खाना, जाना आना सब। और साथ में वहीं सुमेरपुर में 27 जनवरी राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत समिति सुमेरपुर में ग्राम विकास अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में अधिकारियों को जीपीडीपी पंचायत निर्णय पोर्टल और मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही इन पोर्टलों के तकनीकी उपयोग, डेटा प्रविष्टि और योजनाओं की पारदर्शी निगरानी पर मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम में विकास अधिकारी प्रमोद दवे, अतिरिक्त विकास अधिकारी हसमुख राज, जिला परियोजना समन्वयक सुरेंद्र पाटनेचा और ब्लॉक समन्वयक गीतांश राठौर उपस्थित रहे। वक्ताओं ने ग्राम विकास अधिकारियों की भूमिका को ग्राम स्तर पर योजनाओं की सफलता की कुंजी बताते हुए समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। जीपीडीपी पंचायत निर्णय पोर्टल और मेरा गांव मेरी धरोहर, इन 3 बिंदुओं को ऊपर क्या कार्रवाई करनी है और किस तरह से उनको ऑनलाइन अपलोड करना है, इसकी 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे आरजीएचएस योजना के तहत किया गया, जिसमें पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया। जिला स्तर से दल ने आकर के इन लोगों का प्रबोधन किया है। मैं आशा करता हूं कि इस ट्रेनिंग के बाद से उन्हें इस कार्य। प्रतापगढ़ के अरनोद में 23 वर्षीय उमेश डामोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने खुद को राजस्थान पुलिस का जवान बताकर वर्षों तक आमजन
दुकानदारों और परिचितों को ठगा। आरोपी ने नकली पुलिस वर्दी और फर्जी फोटो के जरिए विश्वास हासिल किया और इसी झूठी पहचान के आधार पर वर्ष 2023 में सेकंड ग्रेड शिक्षिका से शादी भी कर ली। उसने अपनी पत्नी को जोधपुर में पुलिस ट्रेनिंग पर जाने का झूठ बताया, जबकि वास्तव में वो मजदूरी करने जाता था। आरोपी पुलिस लाइन और थानों में पुलिस कर्मियों के साथ फोटो खिंचवाकर अपनी पहचान पर शक नहीं होने देता था। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और निशानदेही पर फर्जी पुलिस वर्दी बरामद की है। एक फर्जी पुलिसकर्मी उमेश डामोर निवासी सोवनिया थाना पिपलखुंट को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जानकारी आई कि वह पुलिस की वर्दी में अपने फोटो दिखा के लोगों पे धौंस जमाता था, साथ ही लोगों के साथ ठगी करता था, छल करता था। उसका खुलासा अरनौद कस्बे में मुखबिर की सूचना पर हुआ, जहां उसने जैसे ही जय हिंद का अभिवादन किया तो पुलिसकर्मी वहां सादा वस्त्रों में खड़े हुए थे। उन्होंने पूछताछ गहराई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और फर्जी पुलिस होने का जो दावा था वो सारा उसका खुलासा हुआ। उसके द्वारा अपनी पत्नी के साथ भी उसने धोखाधड़ी करके शादी की थी। वर्ष 2023 में उसकी पत्नी सरकारी टीचर है टुकना स्कूल के अंदर। उसको भी उसने पुलिसकर्मी होने का दावा किया था कि मेरी पुलिस में जॉब है और मैं जोधपुर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और प्रतापगढ़ जिले से मैं भर्ती हूँ। तब उसी आधार पर उसने पत्नी से शादी कर ली। शादी के 2 महीने बाद उसकी पत्नी को पता लगा, जब वो ड्यूटी पे नहीं गया तो उस बात का खुलासा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज डीडवाना कुचामन जिले के दौरे पर रहे और छोटी खाटू में प्रवासरत जैन श्वेतांबर तेरापंथ के 11वें आचार्य महाश्रमण जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर आचार्य महाश्रमण ने समाज को सत्य, संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वे जैन परंपरा से प्रभावित हैं और इसे विद्यार्थी के रूप में पढ़ा है, जो हमारी सनातन और जैन सभ्यता का सशक्त स्तंभ है। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में केवल भौतिक जरूरतें नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना भी आवश्यक है, जो संत आचार्य महाश्रमण से मिलती हैं। प्रधान ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा मान्यता देने और जैन साहित्य को नई शिक्षा नीति में शामिल करने के प्रयासों की जानकारी दी है। आचार्य महाश्रमण ने शिक्षा में फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और इमोशनल विकास के साथ नैतिकता, संस्कार और आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृत भाषा को भारत की प्राचीन भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा की मान्यता हम लोगों ने दिया है। उस शास्त्रीय भाषा आप लोगों से जुड़ी हुई जो पुराने हमारे जैन परंपरा की ग्रंथ रहा है, तत्व रहा है, जीवन दृष्टि रहा है, जीवन मूल्य रहा है, इसको अभी की 21वीं सदी में फिर एक बार पुनः जीवित करने के लिए, प्रासंगिक करने के लिए प्राकृत भाषा में गहन अध्ययन की आवश्यकता है। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया है और इसको कैसे हम लाडनू विश्वविद्यालय में, जैन विश्वविद्यालय में कैसे उसमें और अध्ययन करें, अभ्यास करें, इसकी भी हम लोग दायित्व लेंगे, चिंता करेंगे। इसीलिए मैं फिर एक बार विद्यार्थी के नाते सोजत के स्टेट हाईवे पर सतलोक आश्रम के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार ने 2 मासूम बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला भी घायल हो गई। मृतक बच्चों की उम्र 4 से 5 वर्ष बताई जा रही है और वे उदयपुर निवासी परिवार के साथ थे। घायलों को तुरंत सोजत राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया। तेज रफ्तार कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रायसिंह नगर में आज 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। इस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने समस्त बैंकों के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा पूर्व में 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। वहीं हड़ताल के कारण आज बैंकिंग कार्य पूरी तरह से प्रभावित रहा और व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को यूएफबी के तत्वाधान में देश भर में सरकारी बैंकों की हड़ताल की गई है। इसके तहत ही रायसिंह स्तर पर भी बैंकर साथियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। जैसा कि सबको ध्यान है कि यह हड़ताल 5 दिवसीय बैंकिंग को लेकर है। 8 मार्च 2024 को सरकार के द्वारा एमओयू होने पर भी आज तक 2 साल बीत जाने पर भी सरकार ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू नहीं किया है, जिससे बैंकों में अत्यंत रोष है।
अच्छा, और आपको सीधा लेकर चलते हैं, इस वक्त मंत्री जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि आज कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने जो भी कुछ भी कहा वो आप सबने सुना होगा, हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा वो आपने सुना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट या प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी को यहाँ आना था, परंतु एक हीरोइन के कार्यक्रम में वो व्यस्त है और नेता प्रतिपक्ष को भी जल्दी इसीलिए थी कि उनको भी वहाँ उस कार्यक्रम में जाना है। जिस वे में वो हमेशा नकारात्मक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के खींचतान थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और गड्ढे में भी टक जाएगी, क्या दिक्कत? बिल्कुल टकेगी। कल विधानसभा का जब सत्र प्रारंभ होगा, बजट सत्र, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मित्र आदि गोविंद जी विधानसभा में आएंगे तो अपनी प्रतिभा बताने की कोशिश करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष को अवश्य तकलीफ होगी, ये मान के चलता हूं। आज हमारे माननीय स्पीकर महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, काफी दलों के लोग मौजूद थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। हमारे दल की ओर से मैं था, हमारे मुख्य सचेतक महोदय थे और अन्य साथी दल भी थे। माननीय स्पीकर महोदय ने अपनी बात बताई कि हमारा ये विधानसभा का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और इस इतिहास को हम बरकरार रखें। महामहिम के अभिभाषण पर हम शांति से सुने, साथ ही साथ सदन के बाहर सदन के अंदर हमारा व्यवहार, हमारी वृत्ति, हमारी बोली, हमारी कृति ऐसी हो कि हमसे लोग सीखें, हमारे इस आदर्श को हम बरकरार रखें। हमारा भी प्रतिपक्ष के साथियों से अनुरोध रहा कि राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की 7-8 करोड़ की जनता के विकास के लिए राजस्थान विकास की डगर पर और आगे बढ़े, रफ्तार पकड़े। वर्तमान भाजपा सरकार ने जो इतिहास के नए आयाम कायम किए हैं, 2 ऐतिहासिक बजट पेश किए हैं, तीसरा ऐतिहासिक बजट आने वाला है। इसमें सरकार की जितनी भी आप सुझाव दे सकते हैं, सरकार को सुझाव दें विकास के संबंधित, विकास में कमी खामी गिनावें। और हमने 2 साल बनाम 5 साल का जो तथ्यों से पूर्ण लबालब सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की 8 करोड़ 7 करोड़ जनता के बीच में रखा, उसमें एक भी कमी खामी हो तो बतावें। हमको तो ये आश्वासन दिया है प्रतिपक्ष के साथियों ने कि हम विधानसभा में सकारात्मक भाव से आएंगे, नकारात्मक भाव नहीं रखेंगे। परंतु जो भी होगा कल आपके सामने होगा। मैं पुनः आपकी मार्फत उनसे प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं कि हमारा दल राजस्थान की आवाम विकास के लिए सदन का उपयोग हो, इस पे प्रतिबद्ध रहेगा। प्रतिपक्ष हमारी ताकत है, प्रतिपक्ष हमारी शक्ति है। वो जो भी सुझाव देंगे उसको हम राजस्थान के हित में उसको स्वीकार करेंगे। अगर कोई मुद्दे रखेंगे तो तुरंत तथ्यों के अनुसार, नियमों के अनुसार रखेंगे, तो हम उसका जवाब सरकार देने को हर वक्त तैयार रहेगी। और अगर उनका इरादा गलत दूसरा ही कोई है तो हमारा दल भी उसी भाषा में जवाब देना जानता है और देने में हिचकिचाहट भी नहीं रखेगा, टिटुम नहीं रखेगा। कल महामहिम का अभिभाषण है, उसके बाद में हमारी बीएससी की मीटिंग है जिसमें आगे का कार्यक्रम तय होगा। महामहिम अभिभाषण के बाद शोभा व्यक्ति होगी और उसमें हमारा आगामी कार्यक्रम तय होगा। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है
आप और हम साक्षी रहेंगे। ये विधानसभा का इस सत्र ऐतिहासिक होगा और इसमें अधिक से अधिक जनता के हित के कार्य होंगे। ऐतिहासिक बजट आएगा, जन उपयोगी बजट आएगा और उसमें राजस्थान का सर्वांगीण हो। जिस स्पीड से राजस्थान अभी विकास की गति पर दौड़ रहा है और अधिक स्पीड से संतुलित होकर के विकास हो, ऐसी हमारा बजट रहेगा। और सरकार अपने जो संकल्प लिए उसकी पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित थी और संकल्पित है। मुख्यमंत्री जी का नहीं आने पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा गंभीर नहीं है, इसलिए इसकी गंभीरता दिख रही कि इसकी गति क्यों नहीं है। मुझे पता था कि माननीय प्रतिपक्ष के साथी के पास अन्य कोई सवाल नहीं है। मेरा ये कहना है, वो राजस्थान के हित में अति महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त है, जिसमें राजस्थान की आवाम का भला होना है, विकास के काम होना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष किसी हीरोइन के कार्यक्रम में व्यस्त है। अब गंभीरता आप दोनों के दलों की समझ सकते हैं। उनका कोई जवाब उनके पास नहीं है और चूंकि वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और विधानसभा के पटल में सारे बिल वगैरह लाने जरूरी होते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त है, इसीलिए वो नहीं आए। उनकी ओर से हम सब थे, मैं था, मेरे आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग थे जो मुख्य सचेतक है, अन्य दल के साथी थे। इसलिए ये उनका आरोप मुझे पता है कि नकारात्मक भाव के पास कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी भी आप देखेंगे सिर्फ वो नकारात्मक सुर्खियों में बने रहने की बातें करेंगे। एक भी बात बताओ जिसका कोई जवाब दिया जा सकता हो, और उनका ये आरोप है वो मिथ्या है। भाई साहब, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि डोटासरा जी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो किसी हीरोइन के कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो ये जो महत्वपूर्ण नहीं थी कि सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय बैठक सबसे महत्वपूर्ण होती है, राजस्थान के विकास के लिए है और प्रदेश का अध्यक्ष नहीं आवे तो विचारणीय बिंदु है। लेकिन वो इनवाइटेड होते हैं क्या सर इसमें, इस मीटिंग में? प्रदेश के अध्यक्ष हमेशा इनवाइटेड होते हैं और मैं आपकी मार्फत ये, हालांकि मैं नकारात्मक भाव कभी नहीं रखता, पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान माननीय अशोक गहलोत भी एक भी सर्वदलीय की बैठक में नहीं आए। पर ये प्रश्न मैं नकारात्मक भाव रखता ही नहीं, हम नकारात्मक करते ही नहीं। नकारात्मक काम कांग्रेस का है, हम सकारात्मक बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। इसीलिए उनका जो भी कहना है सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए सुरसुरी बातें करनी और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी उनका नहीं कहना है। बिल को लेकर अशांत क्षेत्र का बिल है और कई बिलों। देखिए, अशांत क्षेत्र से संबंधित एक बिल को कैबिनेट ने पास किया है। संभावना इस विधानसभा में प्रस्तुत कर पास करवाने की है। अशांत क्षेत्र कब होता है, क्या होगा, इसके संबंध में आप और हमारे मध्य बात हुई है। अगर सरकार के समक्ष ये रिपोर्ट आती है, इनपुट आता है, जनसंख्या असंतुलन बहुत ज्यादा अधिक संख्या में बिना किसी कारण के दबाव से बढ़ रहा है, किसी वर्ग विशेष के लोगों को औने पौने दावों में संपत्ति बेचने के लिए सरकमस्टांसेस पैदा करके बाध्य किया जा रहा है। वर्ग विशेष के लोग, समुदाय विशेष के लोग ऐसा वातावरण पैदा कर देते हैं कि वहाँ दूसरे समुदाय का लोग रह नहीं सकते, सद्भावना कम होती है, दंगे फिसाद की स्थिति हो जाती है। ऐसी अनेक सरकमस्टांसेस होने पर सरकार उसकी या उस नियमों में निर्धारित नियम उसकी जांच करवाएगा। जांच में सत्य पाए जाने पर वो अशांत क्षेत्र घोषित होगा। अशांत क्षेत्र घोषित होने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, कम से कम कोई अवधि निश्चित नहीं है, 1 महीना 1 साल कभी भी हो सकता है। और किसी भी क्षण जांच के उपरांत पाया जाए वो अशांत क्षेत्र कायम रखने की आवश्यकता नहीं है तो उसे विड्रॉ भी किया जा सकता है। अशांत क्षेत्र में अगर नियमों की कोई अवहेलना करता है, सुनवाई के उपरांत उसे 3 से 5 वर्ष तक की सजा के प्रावधान है। धन्यवाद। तो आपने अभी इस वक्त सुना। आप देखिए, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विधानसभा का सत्र हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, इसके लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी। लेकिन यहाँ पर ही जो खींचतान है वो दोनों पक्षों के बीच में नजर आ रही थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे केशवराव पाटन से। खबर है जहां पर इंदिरा कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से पेयजल संकट के चलते वार्ड वासियों ने नाराजगी जताई है और पार्षद अशोक भाई मेघवाल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया गया है।
6 फीट गहराई में पाइपलाइन डालकर कनेक्शन न करने से गुस्साए वार्ड वासियों ने करीब 4 घंटे प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी ऋतुराज शर्मा ने जलदाय विभाग और पालिका प्रशासन से वार्ता कर आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त कराया। धरने में पूर्व पार्षद दुर्गालाल मेघवाल, वार्डवासी चमेली बाई, सीमा मेघवाल, लाड़बाई, जानकी बाई मीणा, छोटू सिंह राजपूत समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर अवैध एक्सपायरी धान के बंद पैकेट मंडी में बेचने की तैयारी पर फिरा पानी। एक्सपायरी बीज के पैकेट खोलकर 300 बोरियों में भरकर शिल्पीली धान खरीदी केंद्र में खपाने की थी तैयारी। खाद्य विभाग इंस्पेक्टर धुर्वे ने करीब 3,72,000 रुपए का एक्सपायरी धान जब्त किया है। पुराने पैकेट को आग में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। सुभाष नगर स्कूल पारा के केशव मंडल और ब्रिज किशोर सिंह बताए जा रहे हैं मुख्य आरोपी। मामले में फूड इंस्पेक्टर ध्रुव ने जांच शुरू कर दी है। बैंकों में 5 दिन का वर्किंग वीक लागू करने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं और मंगलवार 27 जनवरी को देश भर में हड़ताल पर बैठे हैं। जगदलपुर में भी यूएफबीयू के बैनर तले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के सामने कर्मचारी धरने पर बैठे। हड़ताल की घोषणा 26 जनवरी को भोपाल में हुई यूनियन बैठक के बाद की गई थी। यहां पर यूएफबीयू पदाधिकारी धनेश्वर सहारे और निर्मल नंदनवार का ये कहना है कि 5 दिन वर्किंग की मांग के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे बैंकिंग सेवाओं पर व्यापक असर पड़ रहा है। लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहने से ग्राहकों और कैश फ्लो पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। आज हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है। अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है सरकार की वजह से, ये सरकार की ढुलमुल नीति के कारण ही आज हमको स्ट्राइक के लिए आह्वान करना पड़ा है और स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग। अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए हम लोग कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और बिल्कुल सरकार से हमारी 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह के लिए हमारी डिमांड है, 2023 से चल रही है। सरकार हमेशा ढुलमुल नीति के चलते 2 साल से वार्ता विफल हो गई है, इसलिए हम लोग आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल किए गए। अगर आगे हमारी मांगे नहीं मिली तो भविष्य में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए तैयार हैं। कितने लोग हैं? ये ऑल इंडिया का स्ट्राइक है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो 5 यूनियन बैंक करीब हिंदुस्तान में 9 लाख कर्मचारी इसी हड़ताल पर। आसींद और बदनोर तहसील क्षेत्र में चंबल परियोजना के अंतर्गत कार्य कर रही पुगलिया कंपनी द्वारा करीब 2 वर्षों से भुगतान न किए जाने से ठेकेदारों और वाटर सप्लाई मैन में भारी आक्रोश है। ठेकेदारों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि आगामी 3 दिनों में भुगतान नहीं किया गया तो क्षेत्र के सभी गांव की पेयजल आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। ठेकेदारों का कहना है कि ईएसआर, पानी की टंकियों, सीसी रोड रिपेयरिंग, पाइपलाइन बिछाने और जल आपूर्ति का कार्य 2 वर्ष पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट में हैं। इस मामले को लेकर पहले भी उपखंड अधिकारी को अवगत कराया गया था और 24 जनवरी 2026 से ठेकेदार धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ठेकेदारों ने स्पष्ट किया है कि 27 जनवरी 2026 से 3 दिन के भीतर भुगतान नहीं होने पर जलापूर्ति बंद की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी और प्रशासन की होगी। इस चेतावनी के बाद क्षेत्रवासियों में जल संकट को लेकर चिंता बढ़ गई है। डीडवाना जिले के छोटे खाटू कस्बे में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि इस विद्यालय का नाम अब जैन धर्मगुरु आचार्य महाश्रमण के नाम से रखा जाएगा। वहीं शिलान्यास समारोह के बाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और आने वाले समय में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में राजस्थानी भाषा का अध्ययन भी शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस पहल को छोटी खाटू समेत पूरे क्षेत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उसमें जोर दिया जा रहा है। राजस्थान जिससे प्रांत है जिसकी शिक्षा एक प्रमुख कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, योगदानकारी व्यवस्था रहा है। राजस्थान की स्कूली शिक्षा परंपरागत बहुत गहराई में है, बहुत मजबूत है।
अभी के समय में उसको और आकर्षित करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ने गांव और शहर की दूरी घटा रही है, कम कर रही है। अभी जैसे पिछले बजट में भारत सरकार ने योजना बनाई, भारत की सभी सरकारी हाई स्कूल में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि हमको राजस्थान के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना है, शिक्षा से वंचित किसी को भी नहीं रखना है, चाहे वो दूर दराज जंगल में स्कूल हो, चाहे पहाड़ों पर हो, चाहे तलहटी पर हो, सब जगह पर हमको शिक्षा ले जाना है और सब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है। इसलिए हम सबका ध्यान रखते हैं। छोटी घाटू एक महत्वपूर्ण स्थान है, गांव था पर अब कस्बा बन गया है, इसलिए यहाँ के बच्चों की सुविधाओं को भी ध्यान रखते हुए हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग को नया बनाने के लिए